अच्छा देखो, जो हमारे पास बॉन्डिंग होती है ना, इसका मतलब है अट्रैक्शन ना। हम जो पढ़ते हैं ना वो बॉन्डिंग, इसका मतलब होता है अट्रैक्शन। ठीक है, अट्रैक्शन दो टाइप की होती है। हम जो बॉन्डिंग पढ़ते हैं ना, जाहिर सी बात है अट्रैक्शन है ना। ठीक है। और अच्छा, पहले तो ये होता था कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक सिर्फ यूज करते थे आयनिक कंपाउंड्स के लिए, फिर हमने मेटेलिक के लिए यूज करना स्टार्ट किया कि मेटल का जो ये पॉजिटिव आयन है उसके और जो मेरा डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड। अब जो है ना, ये कोवेलेंट के बारे में भी यही तो बोला जाता है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है। ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है वो ऐसा जितनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी हम तो समझते हो, थोड़ी वीक होती है। सही। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है। अब मेरे पास यहाँ पे HCl है। ठीक है। अब यहाँ पे एक मिनट, ये मेरे पास एक HCl है, तीन HCl बनाते हैं यहाँ पे ना। ये मैंने तीन HCl बनाए ना। ठीक है। ये जो मैंने रेड से शो करी है ये वो अट्रैक्शन है जो H और Cl को आपस में ये पकड़ के रखी हुई है। ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे, ये जो अट्रैक्शन होती है ना विद इन अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर जो अट्रैक्शन है जो एक मॉलिक्यूल को बना के रखती है ना, वो अट्रैक्शन जो कि मॉलिक्यूल को बना के रखती है। ठीक है। मॉलिक्यूल को, जैसे H और Cl, अगर ये अट्रैक्शन नहीं होगी ना तो H अलग चले जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग। जो अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के अंदर होती है ना, जो फोर्स जो दो, जैसा ना मेरे पास H और Cl है ना, इन दोनों को पकड़ के रखती है एक मॉलिक्यूल में ना, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? ये बॉन्डिंग। और ये होती क्या है, ये होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, विद इन अ मॉलिक्यूल, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग। ठीक है। अब देखो ये तो वो मेरे पास हो गया। अब इसी तरीके से क्या होता है, जो दो HCl आ रहे हैं ना, अब इन दोनों HCl के दरमियान भी फोर्स, देखो कहीं भी ऐसा तो नहीं होता ना कि अगर मैं वाटर कहीं पे डालूं तो वाटर पूरा स्कैटर्ड हो जाए ना, एक मोल वहां चले एक मोल वहां चले। नहीं, ऐसा नहीं होता। वाटर के मॉलिक्यूल्स भी आपस में इंटैक्ट रहते हैं। तो क्या है, मॉलिक्यूल्स भी आपस में एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, इंटैक्ट को रखते हैं। ठीक है। तो होता क्या है, अब ये जो फोर्स है ना, जो दो मॉलिक्यूल्स को आपस में पकड़ के रखी हुई है, जो ये वाली फोर्स है ना, जो दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जिसने ये पकड़ के रखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। क्या बोलते हैं? अट्रैक्टिव फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? अट्रैक्टिव फोर्सेस बोलते हैं। ये क्या होती है? अट्रैक्टिव फोर्स होती है। और हम ज्यादातर जो है ना, इसको जो डिस्कस करते हैं वो कोवेलेंट में डिस्कस करते हैं। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उनमें डिस्कस करते हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स में इनका स्पेसिफिक नाम होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब ये इंटर मॉलिक्यूलर क्यों बोलते हैं? इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन टू, इन बिटवीन टू एंड मोर ना। ठीक है, यानी दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में जो फोर्स है ना वो इंटर वो मॉलिक्यूलर है, यानी कि दो कंपाउंड्स के बीच में, दो वो मॉलिक्यूल्स के बीच में ना। तो ये फोर्स को हम डिफाइन कैसे वो कर सकते हैं? फोर्स बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स, बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स। सही है। बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स, इसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। बॉन्डिंग क्या होती है? जो कि बीच में की फोर्स, यानी कि जो एक मॉलिक्यूल के अंदर की जो फोर्स है जिससे मॉलिक्यूल बनाया हुआ है ना, अगर वो बॉन्डिंग नहीं होगी तो ये जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स क्या होती है? अट्रैक्टिव फोर्स क्या है? जैसे दो मेरे पास HCl है ना, जैसे मेरे पास ये तीन HCl है। ठीक है। HCl A, HCl B और HCl C। अब HCl A को HCl B से जो फोर्स कनेक्ट कर रही है ना, वो होती है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। यही इसी फोर्स के ऊपर जो है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सॉलिबिलिटी पर डिपेंड होती है। नॉर्मली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सोली इस फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इस अट्रैक्टिव फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी स्ट्रांग ये फोर्स होगी उतना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास होगा। ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ऑन IMF। IMF यानी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। सही।
अब इस तरीके से जो हम बॉन्डिंग करते हैं ना, देखो बॉन्डिंग का हमारा ये पर्पस क्या होता है सबसे पहले तो। हाँ, ये हम बॉन्डिंग की तरफ आते हैं। बॉन्डिंग का हमारा ये पर्पस क्या होता है, देखो ये बॉन्डिंग का हमारा ये पर्पस होता है। दो हम इसको तरीकों से देख सकते हैं ना, ठीक है। अब इसमें पढ़ना तो हमें क्या है, ये बॉन्डिंग पढ़नी है, ठीक है। पर्पस ऑफ बॉन्डिंग, उसके साथ मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी आ जाएंगी, ठीक है। देखो पर्पस ऑफ वो बॉन्डिंग जो, अगर किसी को लेमैन से पूछोगे या जिसको केमिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं होगा पता, वो क्या बोलेगा भाई, दो अलग अलग कंपाउंड्स हमें फॉर्म करने हैं, ठीक है। जैसे एच सी एल, ये एच अलग था, सी एल अलग था। हमें एक नया कंपाउंड फॉर्म करना था, तो हमने एच और सी एल को आपस में क्या कर दिया, वो मिक्स कर दिया, तो ये क्या बन गया, एच सी एल बन गया, ठीक है। तो एक तो क्या है कि टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, टू फॉर्म न्यू कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स, ठीक है। टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल, ठीक है। जो भी है ना, कंपाउंड आयनिक को बोलते हैं, मॉलिक्यूल कोवेलेंट को बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक डिफरेंस है ना। कंपाउंड्स वो उनको बोलते हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड हो, मॉलिक्यूल्स उनको बोलते हैं जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड हो, ठीक है। तो ये एक छोटा सा बट डिफरेंस होता है, ठीक है। अच्छा देखो, अब इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, सेकंड जो ये पर्पस है ना, वो हम एक केमिस्ट्री का जो पढ़ रहे हैं ना स्टूडेंट्स के लिए, टू गेट स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ही सारा चक्कर होता है, ठीक है। सारा चक्कर क्या होता है, स्टेबिलिटी ही सारा चक्कर होता है। अच्छा, अब स्टेबिलिटी आती कैसे, वैसे अगर मैं ओवरऑल वो बात करूँ ना, तो तीन चीजें जो स्टेबिलिटी लेके आती हैं, लेकिन उसके ये स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको पेयर में चेंज करना। स्टेबिलिटी ये आती कैसे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में चेंज करना, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में चेंज करना। सेकेंडली, ऑक्टेट कंप्लीट करना, ऑक्टेट इन वैलेंस शेल, यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना, ठीक है। और थर्डली बोलते हैं कंप्लीट शेल, टू कंप्लीट वैलेंस शेल, ठीक है। वैलेंस शेल, कंप्लीट वैलेंस शेल, ये वैलेंस शेल कंप्लीट करने से भी स्टेबिलिटी आती है। देखो लेकिन वैलेंस शेल हमेशा कंप्लीट बना ही होता, ठीक है। हम जो यहाँ पे मेन स्टेबिलिटी को देखेंगे ना, वो इन दोनों सेंसेस में को देखेंगे, जिनको मैं भी हाईलाइट कर रहा हूँ, अनपेयर्ड से पेयर्ड में जाने को, और ऑक्टेट पूरा करना है ये बैलेंस शेल में, इस स्टेबिलिटी को हमको देखेंगे। देखो, हम चाहे ये बैलेंस शेल वो कंप्लीट करें, चाहे ऑक्टेट को पूरा करें, एक चीज तो लाजमी होती है, अनपेयर्ड पेयर्ड में चेंज होता है, ठीक है। ये बॉन्डिंग होती ही अनपेयर्ड से, यानी जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, उतनी हमारे पास बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो अगर मैं बॉन्डिंग को सोली वो डिपेंड करना चाहूँ ना, सॉरी डिफाइन करना चाहूँ, तो क्या होगी, when two or more unpaired electrons combine to form paired इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ये बॉन्डिंग का मेन पर्पस होता है ना, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको पेयर्ड में चेंज करना। अभी पेयर्ड अनपेयर्ड क्या होता है, ये हम पहले हाइनिक पढ़ते हैं, उसके बाद ही हमको समझेंगे कि अनपेयर्ड और पेयर्ड होते क्या है। ठीक है, अच्छा चलो पहले अनपेयर्ड और पेयर्ड कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे मैं यहाँ पे पीरियड 3 और ग्रुप 6, सारे ग्रुप ये वो ले रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं पीरियड 3 के सारे एलिमेंट वो ले रहा हूँ, ठीक है। क्या ले रहा हूँ, ये पीरियड 3। देखो पीरियड 3 है, इट मीन्स के 3 शेल्स होंगे। पीरियड 3 है तो इट मीन्स के 3 शेल्स होंगे। तो देखो 3 शेल्स, थर्ड शेल वो किस वक्त आता है, थर्ड शेल किस वक्त आता है, थर्ड शेल उस वक्त आता है जब दो शेल जो है वो कंप्लीट हो। फर्स्ट 2 शेल्स आर कंप्लीट ना, थर्ड शेल adds up when, only when फर्स्ट एंड सेकंड शेल्स आर कंप्लीट। जब ये दोनों कंप्लीट होंगे तो मेरे पास क्या आएगा, थर्ड शेल आएगा। इसके बगैर मेरे पास थर्ड शेल नहीं आता। फर्स्ट और सेकंड शेल कंप्लीट होगा तो मेरे पास क्या आएगा, थर्ड शेल आएगा, सही। अब यहाँ पे मेरे पास ये होता किस तरीके से,
अब मैं यहाँ पे जो थर्ड शेल है, थर्ड जो पीरियड है, उसके तमाम एलिमेंट ले रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास आ गया सबसे पहले Na, सोडियम है लिया, मैग्नीशियम लिया, एल्यूमिनियम लिया, सिलिकॉन लिया, ठीक है। इसके बाद मैंने, ये पूरे एक साथ कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया फॉस्फोरस आता है, सल्फर आता है, क्लोरीन आता है और आर्गन आता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ये ग्रुप्स के लिहाज से है ना, तो देखो ये जो मेरे पास होगा ना, सोडियम, ये एक तो थर्ड वो शेल में ना, तो इसकी ये और ये इसका ग्रुप क्या है, 1, इसका ग्रुप 2 है, इसका ग्रुप 3। अभी मैं वो बता रहा हूँ कि इसमें कितने पेयर्ड होते हैं, कितने अनपेयर्ड होते हैं, ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब ये ग्रुप नंबर का मतलब है, ये मैंने उसमें भी बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि आपके जो आखिरी शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने, ग्रुप नंबर क्या बात बताता है कि आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब ग्रुप नंबर क्या है, 1। तो देखो इसकी कन्फिगरेशन कैसे होगी। देखो अगर मुझे वो कुछ भी नहीं पता ना, और वो मुझे बोला है कि भाई पीरियड 3 है और ग्रुप फर्स्ट है, तो मैं इसकी ये कन्फिगरेशन कैसे करूंगा, 2, 8, क्योंकि पीरियड 3 है ना, तो तीन शुरू के दो शेल्स तो क्या होंगे, पूरे होंगे। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, ग्रुप 1 है तो लास्ट शेल यानी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से मैग्नीशियम की होगी 2, 8, सही है। वही ये सारे किसके, ये पीरियड 3 के, लेकिन ग्रुप 2 है तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। फिर आ गया एल्यूमिनियम, ये हो जाएगा 2, 8, 3। फिर आ गया सिलिकॉन, ये हो जाएगा 2, 8 और 4। इसी तरीके से मेरे पास फॉस्फोरस है तो ये हो जाएगा 2, 8 और 5। सल्फर है तो 2, 8 और 6। क्लोरीन है तो 2, 8 और 7। और आर्गन है तो 2, 8 और 8, ठीक है। अब मुझे इन तीनों को इन सबको फिल करना है ना, तो मैं फिल कैसे करूंगा। सही है। अब मैं आ गया जरा यहाँ पे ना, एक मिनट। हाँ, ठीक। अच्छा देखो अब यहाँ पे, ये सारा ये वो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास मैं सिर्फ वो लास्ट शेल बना रहा हूँ ना, ये मैंने लास्ट शेल बनाया, सबका लास्ट शेल बना। ये हो सकता है शेल से छोटे बड़े हो जाए, ठीक है। ये बिल्कुल मैं रफ और जल्दी जल्दी बना रहा हूँ उसमें, जो कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है वो प्रॉब्लम कर रहा है, तो मुझे अपना हाथ से खुद ही बनाने पड़ेंगे। ये मेरे पास क्या है, लास्ट शेल है, ठीक है। अब मेरे पास सोडियम है ना, तो सोडियम के पास क्या होगा, सोडियम के पास जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन को बना दिया। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए। एल्युमिनियम के पास 3 थे तो मैंने 3 इलेक्ट्रॉन बना दिए, 1, 2, 3। सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे तो मैंने 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए, 1, 2, 3 और 4। अब इसमें देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो अनपेयर्ड है, अकेला है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा कि ये क्या है मेरे पास, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या लिख दूंगा, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड कितने हैं यहाँ पे, 1 है, ठीक है। और पेयर्ड 0 है, ठीक है। तो अनपेयर्ड जितने होंगे उतने बॉन्ड भी बनेंगे, तो बॉन्ड कितने बनेंगे, 1, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नीशियम में 2 अनपेयर्ड है, ठीक है। तो दो क्या हो गए, अनपेयर्ड 2 हो गए। पेयर जो है मेरे पास वो 0 है, पेयरिंग स्टार्ट ही नहीं हुई, तो बॉन्ड कितने होंगे, 2। इसी तरीके से 3 अनपेयर्ड है, 3 है, 3 के 3 अनपेयर्ड है, 4 है, 4 के 4 अनपेयर्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो बॉन्ड कितने बनेंगे, बॉन्ड बनेंगे, अनपेयर्ड 3 है, पेयर्ड 0 है, तो बॉन्ड बनेंगे 3, ठीक है। बॉन्ड डिपेंड करते हैं अनपेयर्ड पे। यहाँ पे क्या है, अनपेयर्ड कितने, 4, तो बॉन्ड कितने बनेंगे, सॉरी अनपेयर्ड है तो पेयर्ड 0 है, बॉन्ड बनेंगे 4। बॉन्ड डिपेंड करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। तो अब ये देखो बात सामने आ गई ना, कि जो ग्रुप 1 है वो एक बॉन्ड बनाएगा, ग्रुप 2 2 वो बना सकता है, ग्रुप 3 3 बना सकता है, ग्रुप 4 4 बना सकता है।
ये डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे ना। ग्रुप वन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक, तो एक बॉन्ड बना। ग्रुप टू के पास दो अनपेयर्ड है, दो बनाएगा। ग्रुप थ्री के पास तीन अनपेयर्ड है, तीन बनाएगा। ग्रुप फोर के पास चार अनपेयर्ड है, तो वो चार बॉन्ड बनाएगा। सही। सर। अब यहाँ पे मेरे पास आ गया ग्रुप फाइव ना, यानी पांच इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो वन, वन, टू, थ्री, फोर और फाइव। ठीक है, इसमें इस तरीके से पांच। अब यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है, फाइव पे पेयरिंग स्टार्ट होती है वन। अब आ गए सल्फर पे सिक्स। टोटल सिक्स होते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, ये सिक्स हो गए। अब हम आ जाएंगे क्लोरीन पे। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। ठीक है, तीन पेयर हो जाएंगे। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। देखो अब जो, अब देखो यहाँ पे एक बात देखो, फॉस्फोरस इसी वजह से सिर्फ तीन वो बॉन्ड बनाते हैं ना, पीसीएल थ्री। वो फिर वो बात अलग है कि अपना ये ऑक्टेट एक्सीड कर जाता है तो पीसीएल फाइव भी फॉर्म कर लेता है। वो एक एक्सेप्शनल केसेस है ना। इन वो नॉर्मल केसेस ये पीसीएल थ्री, ये पीबीआर थ्री, पीएफ थ्री बनाता है, तीन ही वो बॉन्ड बनाता है फॉस्फोरस, क्योंकि इसमें सिर्फ तीन जो है वो लोन पेयर है। ठीक है, इसमें तीन लोन पेयर हैं। अच्छा, इनको भी इस तरीके से कर देते हैं, एक मिनट। जो पेयर है उनको भी अलग मेंशन कर देते हैं। सी, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, जो पेयर है, तीन मेरे पास यहाँ पे पेयर है। सॉरी, तीन अनपेयर्ड है मेरे पास। अनपेयर्ड थ्री है और पेयर एक है। ठीक है, तो बॉन्ड कितने बनेंगे, तीन। इसी तरीके सल्फर है, सल्फर हमेशा SO2 बनाता है, SCl2 बनाएगा। ठीक है, इस तरीके के सारे बनाते हैं, दो बॉन्ड बनाते हैं। इसमें अनपेयर्ड दो हो गए और पेयर कितने हो गए, दो हो गए। तो ये तो बॉन्ड कितने बनाएगा, दो बनाएगा अनपेयर्ड है। यहाँ पे तो क्लोरीन हमेशा HCl बनाएगा, NaCl बनाएगा। सही है, इस तरीके से बनाएगा, यानी दो एक ही बॉन्ड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही अनपेयर्ड है। और यही रीजन है कि ग्रुप एट वाले, जिनको हम नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, वो कोई भी बॉन्ड नहीं वो बनाते। रीजन उनका यही है कि भाई उनके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। अनपेयर्ड जीरो है, चार के चार पेयर्ड है, तो ये क्या बनाएंगे, जीरो बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये हर ग्रुप की एक ये पेयरिंग आ गई कि हर ग्रुप कितने बॉन्ड बना सकता है। ये हम बात करें आयनिक और कोवेलेंट की। ठीक है, अ- अब आ जाओ आयनिक बॉन्डिंग की तरफ कि आयनिक बॉन्डिंग किस तरीके से होती है। अच्छा देखो, मैं यहाँ पे आयनिक बॉन्डिंग को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ ना, इन शॉर्टर वर्ड्स में इस तरीके से बोल सकता हूँ। एक डेफिनेशन तो हम लिखते हैं, वो क्या होता है, इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। सबसे पहले ये डेफिनेशन की तरफ आ जाए, इट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव आयन ऑफ मेटल एंड नेगेटिव आयन ऑफ नॉन मेटल। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिव और ये पॉजिटिव आयन की अट्रैक्शन मेटेलिक बॉन्डिंग में भी होती है, लेकिन वहाँ पे नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे आपने वो मेंशन करना है कि नेगेटिव आयन किसका है आपके पास, वो नॉन मेटल का है, और पॉजिटिव आयन तो मेटल का है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बेसिकली क्या है, जो चार्जेस की अट्रैक्शन होती है। अगर मैं ये बताऊं कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती क्या है, तो ये होती है चार्जेस की अट्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे क्या है, दो अपोजिट चार्जेस जब एक दूसरे के करीब आएंगे ना, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगी। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के करीब आएंगे तो अट्रैक्शन होगी। यही अगर मैं दोनों सेम चार्जेस को आपस में ले आऊं ना, तो ये क्या हो जाएगी, रिपल्जन हो जाएगी। सेम चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, ये हाइनिक बॉन्डिंग होती किस तरीके से, देखो मेरे पास क्या है, मेटल होता है। अच्छा, ये मेटल है,
वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ये पिछली क्लास में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था ना कि चार्जेस क्यों होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत डिटेल में पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया ये, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और ये क्या हो जाते हैं, ये पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। सही है। और नॉन मेटल, सही है, नॉन मेटल क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और नेगेटिव आयन में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और किस में चेंज हो जाते हैं, ये नेगेटिव आयन में आपके पास चेंज हो जाते हैं। अब ये पॉजिटिव और अच्छा, अब जो ये पॉजिटिव और वो नेगेटिव आयन है ना, इनके दरमियान क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन अट्रैक्ट्स ईच अदर, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे, हाँ दोनों ही नेगेटिव लिख दिए, आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उन दोनों को मिला के क्या बनता है, आयनिक कंपाउंड। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को मिला के क्या बनता है, आयनिक कंपाउंड। और ये होता किस तरीके से है, ठीक है। क्या, मेटल इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है, नॉन मेटल क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन मेटल ने लूज किया हुआ है, उसको वो गेन करता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, वो नॉन मेटल वो कहाँ से गेन करेगा भाई, जो मेटल लूज कर रहा है ना उसको गेन करता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन यहाँ पे तो बन जाते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जाहिर सी बात है अट्रैक्शन होती है, ये करीब आते हैं और आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं। फिर इसी तरीके से मेरे पास ये होता किस तरीके से, जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पलीफाई करते हैं NaCl को। सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, जो इससे पहले भी आप लाजमी को पढ़ चुके होगे, 7 8 में स्टूडेंट को पढ़ के आ रहा होता है NaCl का। अब होता क्या है, जो मेरे पास Na है, ठीक है, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Na तो प्लस बन जाता है, ठीक है। जो Cl है, वो यही इलेक्ट्रॉन जो Na ने लूज किया था ना, वही इलेक्ट्रॉन Cl गेन करता है। वही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, Cl गेन करता है, और ये क्या बन जाता है, Cl माइनस, ठीक है। अब हमारे पास इन दी एंड वी हैंड अप विद Na प्लस एंड Cl माइनस, वी हैंड अप विद Na प्लस एंड Cl माइनस। तो हमारे पास यहाँ पे वो बनता क्या है, Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो ये क्या बन जाता है, NaCl, ठीक है। ये मेरे पास क्या बन गया, आयनिक कंपाउंड बन गया, ठीक है। अब एक चीज आती है कि भाई, अगर मैं इसका वो बनाऊँ ना, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाऊँ, तो किस तरीके से होता है। देखो अब एक यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन आता है, उसी के बाद ये डॉट एंड क्रॉस करेंगे कि मेटल लूज क्यों करता है, नॉन मेटल ये गेन क्यों करता है, ठीक है। तो ये बात सुनना, ठीक है। देखो मेरे पास अगर मेटल है ना, मेरे पास क्या है, अगर वो मेटल है तो मेटल पे चार्ज कौन सा देखो, जैसे सोडियम है, सोडियम की कन्फिग्रेशन क्या है, अच्छा देखो सबका पता है मकसद क्या होता है, ऑक्टेट मेरा पूरा हो। सबका मकसद क्या है, सबका रीजन क्या है, स्टेबिलिटी होना, स्टेबिलिटी ऊपर होता है किस में आती है, ऑक्टेट पूरा करने में। सही है। अब मेरे पास है नहीं है, मेरे पास जो है नहीं है ना, ये थर्ड ग्रुप में, थर्ड पीरियड में, तो 2 8 1, अभी ऊपर इसकी ये कन्फिग्रेशन बताई थी, ये होती है। फिर एक Cl है, Cl की वो कन्फिग्रेशन होती है 2 8 7, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये इस तरीके से है ना, इसी में ही आपकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम भी आ जाए, ये मेरे पास Na है, ठीक है। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल, 3 शेल इस तरीके से। और ये मेरे पास Cl है, ठीक है। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और थर्ड शेल। आपने एक बात नोट करो कि Cl का साइज मैंने वो छोटा बनाया है, तो हम जब ये पीरियड में आगे जाते हैं तो साइज छोटा ही होता है, ठीक है। जब ये अक्रॉस द पीरियड वो लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी भी सेम पीरियड में, तो साइज छोटा होता है, ठीक है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे मेरे पास है नहीं है, Na की वो कन्फिग्रेशन क्या है, 2 8 1, तो हम इसको 2 8 1 अब ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसको हम ये क्रॉस से बना रहे हैं, ठीक है। 2 हो गए फर्स्ट में, सेकंड में 8 है, और जो आखिरी वाला है उसको हम अलग दिखा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वो कन्फिग्रेशन क्या होगी, Cl की, दो आ गए, फिर ये आखिरी शेल में 8 आ गए, ठीक है। सॉरी, सेकंड लास्ट में 8 आ गए, अब जो लास्ट है उसमें 7 आएंगे।
सही। अब ये मेरे पास आ गया। अब देखो, अब होगा क्या मेरे पास यहाँ पे। मैंने ये वो ब्लॉक इससे शो किया। अब देखो, अगर इस एन ने ना, अगर इस एन ने स्टेबल होना है ना, अगर इस एन ने स्टेबल होना है, तो या तो ये क्या करेगा, 281 क्या है इसकी कन्फिगरेशन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसको 1 से 8 कर लेगा, या फिर ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देगा, ये एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देगा। तो इसकी अगर ये लूज करता है तो कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, 2 8, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। अगर इसको इसके पास ऑक्टेट पूरा करने के दो इसके पास रास्ते हैं। या तो जो वैलेंस शेल है उसमें ये 7 गेन कर ले, या जो ये 8 या से ये 7 गेन करके 2 8 8 कर ले। अगर ये 7 गेन करता है तो ये 2 8 8 कर लेगा, या ये एक जो है ये लूज कर दे, और 2 और 8 कर ले। जब ये एक लूज कर देगा तो ये इलेक्ट्रॉन ही वो खत्म हो जाएगा, ये सीएल गेन कर लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा, तो ऑक्टेट क्या हो जाएगा इसका, वो पूरा हो जाएगा। दोनों कंडीशन में ऑक्टेट पूरा हो रहा है। लेकिन हमें देखना है कि इसके लिए ये फिजिबल क्या है, एक लूज करना ज्यादा ये फिजिबल है, या 7 गेन करना ज्यादा ये फिजिबल है। तो देखो, सीधा सा आंसर है, एक लूज करना इसके लिए ये फिजिबल है, 7 गेन करना इसके लिए धरती बात है ये पॉसिबल को नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये एक को लूज कर देता है। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास जो सीएल है, इसी तरीके से जो मेरे पास सीएल है उसके साथ भी यही चक्कर है, लेकिन उसका जरा सिनेरियो चेंज है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 7। या तो ये एक गेन करे, या तो ये गेन करे, या ये 7 लूज कर ले। अगर ये एक गेन करता है तो कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, 2 8 1। अगर ये गेन करता है तो कन्फिगरेशन 2 8 8 हो जाएगी। और अगर ये 7 लूज कर रहे हैं तो 2 8 हो जाएगी। तो देखो, इसके लिए ये फिजिबिलिटी किस में आ रही है। अब देखो, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि भाई फिजिबिलिटी ये ऑक्टेट पूरा करने की इसके पास भी तो है ना, या तो ये 7 लूज कर दे तो ये 2 8 हो जाएगा, या ये एक गेन कर ले तो ये 2 8 8 हो जाएगा। तो देखो, फिजिबिलिटी तो जाहिर सी बात है एक गेन करने में आएगी, 7 लूज करना ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू एक गेन करना, तो ये एक वो गेन करेगा। ठीक है, अब ये होगा क्या, जो मेरे पास ये वाला है ना, ये एक्स, ये क्या करेगा, ये यहाँ पे चले आएगा इसके पास, ये इसके पास यहाँ पे चले आएगा, ये क्लोरीन वो गेन कर लेगा। जब ये क्लोरीन गेन कर लेगा तो ये इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। एक मिनट। हाँ, सही। अच्छा देखो, उसको हम बना ही लेते हैं, बहुत टाइम ले रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा Na, और इसमें क्या है, दो वही मेरे शेल डालेंगे। ठीक है, अब इसने क्या किया, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ना, पहले वो बनाते हैं उसके बाद रिमूव कराएंगे। ठीक है, तो मैं इसी वजह से वो कॉपी कर रहा था ताकि वही रिमूव करना। जैसे मेरे पास ये था ना, अब इनका जो है शेप चेंज हो गया। ठीक है, ये साइज चेंज हो गया। अब मेरे पास इस तरीके से थे। अब जब ये वाले एक लूज कर देगा ना, ये जब लूज कर देगा, ये जब ये लूज कर देगा, तो भाई इसमें जब कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो ये शेल ही नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो ये शेल भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कंडीशन आ गई मेरे पास, Na+ हो गया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। और जो Cl था उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो Cl किस तरह से मेरे पास हो जाएगा, Cl इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो Cl को हम किस तरीके से दिखाएंगे,
एक इसका, और ये दूसरा हम दिखाएंगे क्रॉस से, ठीक है। ये रहा। अब सीएल ने क्या किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन Na से गेन कर लिया, तो सीएल के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, ठीक है। तो सीएल पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव का चार्ज, ठीक है। इसको बोलते हैं डॉट एंड क्रॉस को डायग्राम, और इस तरीके से आपने NaCl की वो दिखानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे का सारा ये प्रॉब्लम क्या होता है, लूज करने का, कि इसके लिए एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, ठीक है। अच्छा देखो, एक बात को याद रखना, एक ही पीरियड में ना, जैसे फर्स्ट करो मेरे पास Na, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये एक ही ये पीरियड के मेटल है, और फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये एक ही ये पीरियड के नॉन मेटल है। तो देखो इसकी ये कन्फिग्रेशन क्या होगी, 281, इसकी होगी 282, इसकी होगी 283, ठीक है। इसकी क्या होगी 285, इसकी होगी 286, और इसकी हो जाएगी 287, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास होगा क्या, ये अब यहाँ पे ये जो सारे के सारे जो मेटल है ना, इनके पास ही वही कुछ चीज है, या तो ये एक लूज करें, या फिर ये सारे गेन, या तो ये वाला एक लूज करे, या फिर ये 7 गेन करे। तो ये पॉसिबिलिटी क्या होगी, एक लूज करना। इसके लिए भी ये क्या, ये पॉसिबिलिटी होगी 2 लूज करना, 6 तो गेन कर नहीं सकता ये। इसके लिए भी क्या होगी, या इसको 5 गेन करने, तो 5 तो गेन कर नहीं सकता, तो ये क्या होगा, 3 लूज कर देगा। तो अगर आप गौर करो ना, अगर पीरियड सेम है तो सबकी ये कन्फिग्रेशन क्या बनी, वो मेटल्स की सेम है। सही है, जो मेटल लाइन बनेंगे एक सेम पीरियड में, सबकी वो कन्फिग्रेशन सेम होगी। अब इसी तरीके से मेरे पास फास्फोरस है, जैसे 5 है, अब या तो ये 3 गेन करे या 5 लूज करे। तो देखो ये फिजिबिलिटी किस में आएगी, 3 गेन करने में, 5 लूज करने में थोड़ी आएगी। तो इसकी वो कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 2 8 और 8। इसके साथ भी यही है, या तो 6 गेन करे या फिर 2 लूज करे, सॉरी 6 वो लूज करे या 2 गेन करे। तो ये 2 गेन करके 2 8 8 हो जाएगा। सेम यही चक्कर इसके साथ भी होगा, या तो 7 लूज करे या एक गेन करे, तो ये एक गेन कर लेगा, ठीक है। तो आप देखो, तो इनकी ये वो कन्फिग्रेशन भी क्या हो गई, सेम हो गई इनकी, वो कन्फिग्रेशन भी क्या हो गई, सेम हो गई, ठीक है। तो अगर सेम पीरियड के जितने भी मेटल लाइंस होंगे, सबकी वो कन्फिग्रेशन सेम वो होगी, ठीक है। मेटल लाइंस, अच्छा याद रखना कि मेटल पूरा शेल खत्म करता है, ये वैलेंस शेल, और नॉन मेटल वो शेल कंप्लीट करता है, ठीक है। मेटल आयंस इन सेम पीरियड हैव सेम आयनिक, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, उनकी सेम होगी, ठीक है। और नॉन मेटल्स इन सेम पीरियड हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। अच्छा, मेटल रिमूव देयर वैलेंस शेल, ये वैलेंस शेल अपना रिमूव करते हैं, ठीक है, आखिरी शेल। और नॉन मेटल क्या करते हैं, नॉन मेटल कंप्लीट, नॉन मेटल्स कंप्लीट देयर वैलेंस शेल, ये देखो वैलेंस शेल अपना कंप्लीट कर रहे हैं। सही, ये इस तरीके से सही। ये मेरे पास हो गया आयनिक बॉन्ड आपका ना, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, आयनिक वो बॉन्ड हो गया, ठीक है। अच्छा देखो, इस तरीके से क्या है मेरे पास, मुझे अक्सर मसला हमें जो चार्जेस में होता है, देखो चार्जेस में किस तरीके से मसला होता है, जैसे MgO है मेरे पास ना। अब MgO और MgCl2, ठीक है, दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, तो देखो Mg जो है ना, Mg के ऊपर चार्ज होता है +2 का, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2 का। तो दोनों को मैं जब ज्वाइन करूंगा ना यूं करके, तो दोनों के चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो MgO उसका फॉर्मूला बन जाएगा। VRS MgCl2 में ऐसा नहीं होगा। MgCl2 में क्या है कि जब मैं इन दोनों को, इसके ऊपर +2 चार्ज है, इसके ऊपर -1 है, तो जब मैं Mg और Cl को आपस में ज्वाइन करूंगा, तो ये तो +2 होगा, ये -1 होगा। तो ये क्या होता है, आपस में ये कंपेरेबल नहीं हो पाते। तो हम क्या करते हैं, जो अगर ये बैलेंस नहीं हो रहे, तो ये इससे एक दूसरे को ये यहाँ पे आ जाएगा 2, और ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इनका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MgCl2। तो ये उनके आयंस के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आता है कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड सबसे आसान होता है, ठीक है। अच्छा, कोवलेंट कंपाउंड से आज हम इसकी बेसिक टाइप्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है हम
जो सिंपल और मैक्रोमोलिक्यूल है, फिर हम उस तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसकी अगर बेसिक डेफिनेशन बताऊं तो क्या है, sheared pair of electron when electrons are mutually shared when electrons are mutually shared between two non-metals and sometimes between metal and non-metal। तो ये भी होता है, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में भी मेरा ये बनता है, ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड बनता है। तो हम समझते हैं सिर्फ नॉन मेटल के बीच में नहीं, ऐसा नहीं है, अक्सर मेटल और नॉन मेटल के बीच में भी बनता है, ठीक है। तो ये मेरे पास होता है मेरा कोवलेंट कंपाउंड से। अच्छा देखो यहाँ पे, अच्छा कोवेलेंट कंपाउंड्स में मैंने क्या बताया कि ज्यादातर ये दो नॉन मेटल्स के बीच में होता है, मेजरली ये दो नॉन मेटल्स के बीच में, ठीक है, मेजरली ये दो नॉन मेटल्स के बीच में। लेकिन इन सम रेयर केसेस इट कैन बी फाउंड बिटवीन द टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये क्या है, ये मेरे पास मेजर है, ठीक है, मेजर कोवेलेंट बॉन्ड इन दोनों के बीच में होता है। लेकिन अगर मैं माइनर या रेयर देखूं तो क्या है, वो नॉन मेटल और मेटल के बीच में भी होता है, ठीक है, नॉन मेटल और मेटल्स के बीच में भी होता है। तो ये भी मेरे पास क्या है, एक वो होता है, ये क्या है, ये रेयर है काफी ना, बहुत कम होते हैं ऐसे, ठीक है, लेकिन होते हैं। जिस तरह मेरे पास AlCl3 हो गया, या टाइटेनियम क्लोराइड हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये यही बनाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास लगे एल्यूमिनियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, ठीक है, तो ये कोवलेंट बन रहा है। इसी तरीके से टाइटेनियम मेरे पास मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो उसमें भी ऐसे हो रहा है। तो देयर आर टाइप्स ना, ठीक है। अभी क्यों होता है, ये अभी फिलहाल हमारे कोर्स में नहीं है, बाकी ये इसकी डिटेल वीडियो मैंने बना के यूट्यूब पे अपने चैनल पे अपलोड करी हुई है, ठीक है। ये क्यों होता है वो फिर जो एस लेवल में है, फिर वो आते हैं, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है, ठीक है। तो आपके कोर्स में सिर्फ ये दो आपके पास है जो मेजरली, AlCl3 तो है आपके कोर्स में जो आता भी है ना, ठीक है। अच्छा देखो, अब इसी तरीके से जो हमारे पास जो सिंपल इनके बनते हैं ना, उस तरीके से बनते हैं कि कुछ होते हैं देखो तीन वो बॉन्ड्स होते हैं कोवेलेंट के, सिंगल डबल और ट्रिपल। तो सिंगल डबल और ट्रिपल, सॉरी, ट्रिपल तो हम नहीं पढ़ते, सिर्फ सिंगल और डबल पढ़ते हैं, और उनको लाइक और अनलाइक एटम्स के सेंस में पढ़ेंगे, ट्रिपल भी पढ़ लेंगे, ठीक है, बल्कि लाइक और अनलाइक के सेंस में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले आ जाओ, बिटवीन लाइक एलिमेंट्स, लाइक एलिमेंट्स के दरमियान कैसे होता है, ठीक है, ये क्या होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अच्छा, एक मेजर चीज होती है इसमें, ये होता क्या है, ठीक है, ये तो पहले हम ये एक्सप्लेन नहीं किया। देखो ये क्या होता है कि दो नॉन मेटल्स है ना, देखो दो नॉन मेटल्स के बीच में क्यों होता है, देखो ये दो नॉन मेटल्स के बीच में इसलिए होता है कि देखो नॉन मेटल की, नॉन मेटल जो होता है ना उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है, नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल की पावर बहुत ज्यादा होती है। तो वो क्या करता है, अपनी तरफ मेटल का इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, ठीक है। तो ये आयनिक बॉन्डिंग बनती है, कंप्लीट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं आयनिक को, ठीक है। ये भी एक डेफिनेशन है जो मैं वो लिखना भूल गया ना, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये भी एक डेफिनेशन होती है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कोवेलेंट में क्या है, दो नॉन मेटल है, दोनों की पावर जाहिर सी बात है कंपेरेबल होगी। मेटल नॉन मेटल में तो मेन मसला ये पावर का होता है। जो AlCl3 में भी ये कोवेलेंट का जो कंपाउंड है ना जो बनता है, ये कोवेलेंट बनता है मॉलिक्यूल, इसका भी रीजन ये होता है कि भाई अगर दो, हमने एक रेंज वो ये कंसिडर करी हुई है कि अगर दो एटम के दरमियान इतनी पावर का डिफरेंस होगा तो वो हाइनिक बनेगा, यानी इतना ज्यादा पर डिफरेंस होगा। उससे अगर वो कम पर डिफरेंस होगा पावर में, जो इलेक्ट्रॉन को पुल करने की ये पावर है, तो मेरे पास ये कोवेलेंट फॉर्म होगा। तो नॉन मेटल्स के बीच में मेजरली कोवेलेंट इसलिए फॉर्म होता है क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर है वो इक्वल है। जिस तरह मेरे पास Cl है,
अब देखो, अब सबसे पहले हम आते हैं लाइक एलिमेंट्स में। जैसे मेरे पास Cl है ना, आ जाओ अब लाइक एलिमेंट्स में। लाइक एलिमेंट्स में मेरे पास सबसे पहले आ जाओ Cl है, ठीक है। अब Cl है मेरे पास, Cl2 का बॉन्ड है। अब इसमें होता क्या है, देखो Cl है, दोनों की ये पावर हर हाल में ये बराबर होगी। दोनों इस तरीके से एक एक अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करें। अब देखो दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन रिमूव तो वो करा नहीं सकते, तो बोलते हैं कि भाई जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करा ही नहीं सकते, तो अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें। अब हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। ये किस तरीके से करते हैं, Cl है मेरा, ठीक है। अब मैं खाली ये वैलेंस शेल बनाऊंगा यहाँ पे ना, ये Cl है, ठीक है। अब क्या होता है, ये Cl है मेरा, Cl के वैलेंस शेल में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे ना, 7 इलेक्ट्रॉन्स है इसके वैलेंस शेल में, ठीक है। अभी क्या करते हैं, ये जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ये एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। क्या करते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं, ये वाले, ठीक है। जो अनपेयर्ड है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं, ठीक है। और फिर यूं करके फॉर्म कर लेते हैं। नेक्स्ट, तो ये अब जो शेयर्ड है वो हम पहले बीच में बना देंगे यूं करके, ठीक है। और इसी ये दूसरे Cl का, तो इस तरीके से हमारे पास क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग हो गई बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। फिर इसी तरीके से हमारे पास लाइक और अनलाइक का भी चक्कर, ये तो लाइक एलिमेंट्स है ना। अब इसका अनलाइक क्या बनेगा, ठीक है। साथ ही इसका अनलाइक भी करते हैं। अनलाइक जैसे मेरे पास HCl है, जो मैंने ऊपर आपको भी बना के दिखाया है, ठीक है। देखो, इन शॉर्ट इसमें क्या था, दोनों को अपना ऑक्टेट पूरा करना था ना, तो दोनों Cl ने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, ठीक है। पहले दोनों की वो कन्फिगरेशन क्या थी, 287, क्या थी, 287। अब दोनों की क्या हो गई, 2 8 और 8, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं H और Cl को देखूंगा, ठीक है, यानी कि HCl को, HCl, ठीक है, तो इस तरीके से बनाएगा। H एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होगा, Cl दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होगा, तो ये इस तरीके से आएगा। अभी मैं इनके साइज जो है ना सेम ही बन रहे हैं, ठीक है। ये थोड़े से डिफरेंस आ रहा है H में। ये H है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वैलेंस शेल में एक होता ही इसका एक ही शेल है, ठीक है। और जो Cl है उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको सामने ही बना देता, नहीं। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे, ठीक है। दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे। और ये इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये शेयर्ड वाले हो गए, ठीक है, और ये दूसरे वाले हो गए, ठीक है। ये मेरे पास HCl का बन गया। देखो एच की कन्फिगरेशन मेरे पास थी पहले 2 1, एक ही शेल होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। बाद में ये क्या हो गई, 2 हो गई, ठीक है। इस तरीके Cl की क्या थी, 2 8 7, इसकी क्या हो गई, 2 8 और 8। देखो अब ऑक्टेट उस सेंस में पूरा, उस सूरत में पूरा होता है जब उस शेल की कैपेसिटी हो ना, ठीक है, 8 की। हाइड्रोजन में एक ही शेल होता है, फर्स्ट शेल, और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसकी तो ये कैपेसिटी है ही नहीं कि वो 8 को पूरा कर सके। के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करके ही स्टेबल हो जाता है, ठीक है। अच्छा देखो, फिर उसके बाद मेरे पास आते हैं डबल बॉन्ड वाले, ठीक है। डबल बॉन्ड में क्या होता है मेरे पास, डबल बॉन्ड की सबसे अच्छी एग्जांपल है CO2, ठीक है, O2। O2 होता है, दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह के दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, अब इनके वो बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये O2 है। O2 में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वैलेंस शेल में। O2 की कन्फिगरेशन होती है 2 और 6, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में ना, तो मैं यूं करके बना रहा हूँ।
ठीक। तो अब यहाँ पे क्या है, ये एक दूसरे के साथ इनको ऑक्टेट पूरा करने से 6 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं। ठीक है। और दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो यू करके आ जाएगा। सही है। अब दोनों के पास क्या हो गया, हेट हेट हो गए। सही। और अगर मैं इसको अनलाइक एलिमेंट्स में देखो तो इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल होती है मेरे पास CO2। सबसे अच्छी क्या होती है एग्जांपल, CO2। इसमें क्या होता है, ये दोनों के साथ जो कार्बन है दोनों के साथ दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ठीक है। अब कार्बन तो डबल बॉन्ड, कार्बन के पास तो चार के चार अनपेयर्ड होते हैं। ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, और ये भी क्या है, मेरे पास ऑक्सीजन है। ठीक है। अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन यूं करके मैंने दिखा दिए, सॉरी ऑक्सीजन के ना, क्रॉस, ये दोनों अनपेयर्ड है, ये दोनों पेयर्ड है। ठीक है। और ये मेरे पास ऑक्सीजन के ये ऑक्सीजन के हैं, और ये बीच में कार्बन का, कार्बन के यूं करके दिखा दिया। ठीक है। तो ये यूं करके क्या करेंगे, एक दूसरे से पेयरिंग कर लेंगे। ठीक है। और यूं करके ये कार्बन दो पेयरिंग करेगा, एक लेफ्ट वाले ऑक्सीजन के साथ, दो पेयरिंग करेगा राइट वाले ऑक्सीजन के साथ। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा मेरा CO2, ये क्या बन जाएगा मेरा CO2। अब हम अगले में इसको ज्वाइन करके दिखा देते हैं। अब ये सेम ही साइज के बन गए, बल्कि छोटा साइज दिखाना था। चलो ठीक है, ये ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ठीक है। और अब मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, ये मेरे पास ऑक्सीजन के। ठीक है। ये मेरे पास कार्बन के। ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया, ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन। कार्बन की वैलेंसी, कार्बन होता है 2 और 4, कार्बन होता है 2 और 4। तो जब इसने चार गेन कर लिए तो ये क्या हो गया, 2 और 8 ना, चार शेयर कर लिए ना। ठीक है। तो ये कार्बन के पास कितने आ गए, 8। ठीक है। कार्बन के पास कितने आ गए, 8। ठीक है। कार्बन के पास कितने आ गए, 8, और ऑक्सीजन के पास भी 8 हो गए। ठीक है। ऑक्सीजन क्या था, ऑक्सीजन था 2 और 6, दो गेन करे तो टू, यानी दो शेयर करे तो 2 और 8 हो गया। इसी तरीके से मेरे पास आता है कि ट्रिपल बॉन्ड, ये लास्ट है। ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड क्या है, जिसमें तीन इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड में दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं। ठीक है। क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं। ठीक है। सिंगल बॉन्ड में एक होता है, ट्रिपल बॉन्ड में तीन इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं। ठीक है। तीन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शेयर्ड होते हैं। और इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल है HCl। ठीक है। वैसे लाइक एलिमेंट्स में CN है, तो नाइट्रोजन है N2। ठीक है। ठीक है। और अनलाइक में सबसे अच्छी एग्जाम्पल क्या है इसकी, HCl। यानी HC के साथ तो सिंगल बॉन्ड बना रहा होता है, लेकिन C नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा होता है। अब ये मैं डायरेक्टली वही दिखा रहा हूँ, उनकी शेयरिंग दिखा रहा हूँ। ठीक है। ये मेरे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 2 और 5 होता है, तो ये इसको किसमें चेंज कर लेता है, 2 8 में, यानी तीन इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होते हैं। तो ये तीन शेयर करेगा, एक नाइट्रोजन के। ठीक है। और एक इसके पास, ये पेयर होता है। ग्रुप 5 का है ना, ग्रुप 5 का मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया है ना, कहाँ गया ये ग्रुप 5 का है, यानी जिस ग्रुप में फॉस्फोरस होता है। ठीक है। यानी जिस ग्रुप में फॉस्फोरस होता है उसी में नाइट्रोजन, लेकिन ऊपर होता है ग्रुप 2, पीरियड 2 में होता है, ग्रुप 5 में। तो उसके पास तीन अनपेयर्ड होंगे और एक तो पेयर होगा। ठीक है। तो वो तीन अनपेयर्ड शेयर कर लेगा।
और इसको इस तरीके से बना दूंगा। और जो HCN है उसको वैसे ये मेरा है H, ये मेरा C और ये मेरा N। ठीक है। अब C के मैं उसे शो कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, क्रॉस से। ठीक है। एक इसके साथ शेयर कर रहा है C, और C3 जो है नाइट्रोजन के साथ शेयर कर रहा है। ठीक है। और हाइड्रोजन के पास तो एक ही इसके साथ शेयर कर लेगा, और नाइट्रोजन 3 जो है अनपेड इसके साथ शेयर करेगा, और ये इसका पेयर आ गया। ठीक है। तो ये तीनों की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। जो मेरे पास कार्बन था, ठीक है, जो मेरे पास वो कार्बन था वो 1 से क्या हो गया, 2 हो गया। जो सी था वो क्या हो गया, सी क्या हो गया, 4 से 8 हो गया। और जो नाइट्रोजन था वो क्या हो गया, 5 से 8 हो गया। ठीक है। तो ये आपके पास कोवलेंट बॉन्डिंग थी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में इसकी टाइप्स को करके पूरी कोवलेंट बॉन्डिंग इंशाल्लाह ताला हम वो खत्म कर लेंगे। ठीक है। चले, अल्लाह हाफिज।